वेशभूषा एवं रुचि। डॉक्टर अंबेडकर की वेशभूषा में बड़े उतार चढ़ाव आए। धनाभाव के कारण उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही सरल था। स्कूल जाते समय वे एक लंगोटी और सीधी सादी कमीज पहन जाया करते थे। घर आते ही कमीज उतार देते और नंगे शरीर खेलते घूमते रहते थे। बॉम्बे आने तक उनके पास कीमती वस्त्र नहीं थे। एक सामान्य विद्यार्थी की तरह वे सादा जीवन व्यतीत करते थे। पाश्चात्य देशों में विद्यायन के पश्चात उनकी वेशभूषा में बड़ा परिवर्तन आया और वे अच्छे वस्त्र पहनने के शौकीन बन गए। साफ सुथरे कपड़े तो वे प्रारंभ से ही पहनते थे, पर अच्छे अच्छे सूट पहनने का शौक उन्हें हो गया। उन्हें चटकीले वस्त्र पसंद नहीं थे। उनके कपड़ों का रंग अधिकतर गेहुआ, बादामी, सिलेटी तथा सफेद हुआ करता था। हल्के रंग के सूट तथा अन्य वस्त्र उन्हें अधिक पसंद थे। रंग बिरंगी टाइयां भी वे रखा करते थे। छींट एवं पट्टीदार टाइयां उन्हें अधिक पसंद थी। जब वे सूट पहनकर निकलते या कहीं भाषण देते तो उनकी छवि निराली होती थी। उनका गोरा वर्ण, भारी गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, सफाई से कटे छटे बाल, चौड़ा खुला वक्ष आदि प्रत्येक रंग के सूट के साथ बड़े अच्छे लगते थे। अपनी इस वेशभूषा में वे उच्च पद पर आसीन एक बड़े सरकारी ऑफिसर से कम नहीं लगते थे। वे पैंट और बंद गले का कोट भी पहनते थे। जब वे किसी बड़े आदमी से मिलने जाते या किसी सभा में भाषण करने जाते तो वे सूट अथवा बंद गले का कोट पहनकर ही जाते थे। उनके वस्त्रों में सादगी तथा गंभीरता झलकती थी। डॉक्टर अंबेडकर जो घर के बाहर होते थे वैसे घर के अंदर नहीं थे। घर में प्राय चूड़ीदार या थोड़ा खुला पजामा तथा कुर्ता पहनते थे और वह भी कढ़ाईदार तथा एकदम सफेद। शाम को वे आरामदेह वस्त्र पहनकर लॉन में बैठा करते थे और घंटों तक आगंतुकों से दर्द भरी कहानियां एवं घटनाएं सुना करते थे। बाहर वे चाहे गर्मी हो या सर्दी सदैव सूट में जाया करते थे। उनकी मान्यता थी कि व्यक्तित्व का सर्वप्रथम प्रभाव कपड़ों से ही होता है। उन्होंने शिक्षित दलित नव युवकों को सलाह दी कि वे अपने अपने गांवों या मोहल्लों में साफ सुथरे कपड़े पहनकर निकला करें। उनका ऐसा करना ही दलित समाज के स्त्री पुरुषों को सफाई एवं अच्छे वस्त्रों की ओर आकर्षित करेगा और इस प्रकार वे समाज की सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र की स्त्रियों को सलाह दी कि वे अपने अर्धनग्न शरीर को कपड़े से ढक कर रखा करें, घुटनों से नीचे तक धोतियां पहना करें और पीठ को भी चोलियों से ढका करें। सभी स्त्रियां ऐसा ही करने लगीं क्योंकि उनके उद्धारक ने उन्हें आज्ञा दी थी। कहा जाता है कि लोग अपनी प्रतिभा के अनुकूल अपनी रुचियों का निर्माण कर लेते हैं। भीमराव की रुचि को यदि हम इस मापदंड से मापने का प्रयास करें तो निश्चित ही यह बात सही प्रतीत होती है। उनकी रुचि बहुमुखी थी। उनको कई प्रकार के विरल शौक थे। उनका जीवन बड़ा व्यस्त था, एक प्रकार का तूफानी जीवन था, लेकिन अपनी व्यस्तता में वे संगीत सुनने के लिए कुछ समय निकाल लिया करते थे। उन्हें संगीत का पहले से कुछ शौक था। उनका अपना यह दृष्टिकोण था कि प्रत्येक आदमी को संगीत की सामंजस्यता और कला की सौंदर्यता से प्रेम करना चाहिए। अपने जीवन की शाम की वेला में उन्होंने वायलिन सीखने के पाठ सुने। प्रधानमंत्री चर्चिल के समान वे चित्र भी खींचा करते थे और जब नौकर यह बतलाता कि उनकी चित्रकारिता बड़ी सजीव है तो वे हंस दिया करते थे। एक कलाकार एवं चित्रकार के रूप में उनका ध्यान उस समय उनके नौकर एवं डॉक्टर पत्नी द्वारा कला चित्रकारी की ओर आकर्षित किया जाता जब वे कई दिनों तक पुस्तकों से ही निरंतर चिपके रहते थे। अच्छे चित्रों एवं वास्तुकला के सुंदर नमूनों में उनकी विशेष रुचि थी। उन्हें इस बात की बड़ी शिकायत थी कि भारत में कला की प्रशंसा को जातिवाद तक सीमित कर दिया गया है। कोई कलाकार यदि किसी विशेष कला में रुचि रखता हो तो उसे जाति विशेष में ही पैदा होना चाहिए। चूंकि आदमी अपनी कलात्मक रुचि का अनुसरण अपने मनपसंद नहीं कर पाया, इसलिए भारतीय समाज में कला की बहुत बड़ी क्षति हुई। डॉक्टर अंबेडकर का निवास स्थान निर्जन दूर जंगलों में नहीं था, जिससे त्याग या तपस्या के स्थान का अभाव मिलता हो। उनके बृहद पुस्तकालय, कीमती कपड़े, विभिन्न प्रकार के पेन, आलीशान कार, विविध प्रकार के शू तथा बूट और उनकी दुर्लभ चित्रों का संकलन, सभी चीजें उनकी बहुमुखी रुचि का मात्र प्रदर्शन ही नहीं बल्कि उनके आकर्षक विजेता व्यक्तित्व के जीवित लक्षण थी। उन्होंने अपने अनुभव से वह सब कुछ प्राप्त किया जिसमें उनकी रुचि थी। ये अच्छी, सुंदर एवं दुर्लभ वस्तुएं उनकी विरक्ति के प्रदर्शन नहीं बल्कि एक महान व्यक्ति द्वारा प्रगति की उच्चता, शान, शक्ति एवं ज्ञान के प्रतीक थी। ये वस्तुएं
एक ऐसे महान व्यक्ति द्वारा छोड़े गए जीवन चिन्ह थीं, जिसे धूप का सामना करना पड़ा, जिसे मामूली गाड़ी से धकेला गया, होटलों से खदेड़ा गया और कॉलेजों, अदालतों एवं दफ्तरों से बहिष्कृत किया गया। एक ऐसा भी समय आया कि वह व्यक्ति अपनी रुचि की हर वस्तु को खरीद सकता था। बड़े और विविध प्रकार के फाउंटेन पेनों में डॉक्टर साहब की बड़ी रुचि थी। वे घंटों तक लिखते रहते थे, इसलिए वे बड़े पेन के शौकीन थे, ताकि स्याही जल्दी समाप्त ना हो। कीमती ड्रेस और बढ़िया कटिंग को वे पसंद करते थे। लगता है उन्हें अपने को जितना संभव हो महान बनाने में खुशी महसूस होती थी। फिर भी जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके अंदर आत्मसंयम था, जो उन्हें विद्यार्थी जीवन से ही रखना पड़ता था। आत्मसंयम, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उनके जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य थे। वे बड़ी सिगरेट नहीं पीते थे, मीठ अवश्य खाते थे, पर उसके अत्यधिक शौकीन नहीं थे। वे पूर्णतः मद त्यागी थे। उनका भोजन प्राय सादा ही हुआ करता था। पुस्तकों के अध्ययन में लीन रहना उनका बड़ा शौक था, अतः उन्हें कुछ लोग किताबी कीड़ा भी कहा करते थे। यही कारण है कि सामाजिक चहल पहल के लिए उनके पास समय नहीं था। सभाओं में अवश्य जाते थे। जीवन की सामाजिक चटक मटक के लिए उनमें रुचि नहीं थी। वे कभी कभी पिक्चर देखने भी जाया करते थे। अंकिल टॉम पिक्चर को उन्होंने अपनी प्रथम पत्नी रामाबाई के साथ देखा। अछूत कन्या नामक फिल्म भी उन्होंने देखी और उसे देखकर उनकी आंखें वेदना से भर गईं। फिल्म एक अछूत लड़की के जीवन से संबंधित थी। अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने ओलिवर ट्विस्ट फिल्म को देखा। उन्हें फिल्म देखने का शौक नहीं था, क्योंकि जब वे निर्धनों, दलितों आदि के जीवन की ओर देखते थे, तब उनके हृदय में धड़कन पैदा होती थी। अपने बचपन में उन्होंने क्रिकेट का खेल भी देखा, और जब उनकी प्रथम पत्नी स्थान परिवर्तन के लिए घर बार गई थीं, तब वहां भी उन्होंने हॉस्टल के विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट खेली। दलित विद्यार्थियों के मुखिया वही थे। 21-22 की उम्र में वे कार्ड्स भी खेलकर आनंदित होते थे और कभी-कभी बड़ी रुचि के साथ ब्रिज के दौर भी चलते थे। समुद्र में वे रोजाना नहाया करते थे, प्राय व्यायाम की दृष्टि से, कभी-कभी विषयानांतर के लिए। डॉक्टर साहब स्वयं भोजन बनाने में दक्ष थे, पर उनकी विशेष स्वादिष्ट खाने में रुचि कम थी। जैसा मिल जाता वे खा लिया करते थे। अपनी प्रौढ़ अवस्था में, विशेषकर जब वे दिल्ली में रहने लगे थे, वे इतवार के दिन स्वयं भोजन तैयार करते और अपने किसी मित्र के साथ उसका आनंद लिया करते थे। कभी-कभी वे भोजन अपने पुस्तकालय में ही मंगवा लिया करते थे। जब वे अपने परिवार के सदस्यों से नाराज होते, तब वे एक मूर्ति के समान शांत बने रहते थे, न बोलते और खाना भी नहीं खाते थे। तब वे स्वतः गुनगुनाते कि वे एक ऐसे आदमी हैं जो अन्य व्यक्तियों की संगति में रहने लायक नहीं है। उन्होंने वर्षों तक निरंतर संघर्ष किया, दलितों की चिंताएं की और स्वयं अनेक प्रकार की मुसीबतों से घिरे रहे, पर उनके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई। कुछ दिनों तक वे अपेंडिसाइटिस तथा ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहे। इसके अलावा उनकी वृद्धावस्था को डायबिटीज रोग ने धर दबोचा। उनकी देह उन्हें जवाब देती जा रही थी, परंतु उनका संकल्प दृढ़ था। उनकी मानसिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। सन 1954 के आरंभ में उनके पैरों का बिजली से उपचार हुआ। उन्हें विशेष आराम नहीं हुआ। टांगों से चलना उनके लिए कठिन हो गया। किसी छड़ी या लठ अथवा अपने अवैतनिक सचिव या अन्य किसी व्यक्ति के कंधे के सहारे वे थोड़ा बहुत चल सकने में समर्थ थे। डॉक्टर साहब का हस्तलेखन बहुत अच्छा था। उनका अपना शानदार स्टाइल था। वे अधिकतर बड़ा-बड़ा तथा ठोस लिखते थे। उनका हस्तलेखन उनकी दृढ़ता, स्पष्टता एवं कलात्मकता का प्रतीक था। डॉक्टर अंबेडकर को बढ़िया किस्म के कुत्तों से बड़ा प्रेम था। देश के किसी भी कोने से वे उस कुत्ते को घर ले आया करते थे, जिसे वे पसंद किया करते थे। महार जल सत्याग्रह के दौरान उनके कुत्ते ने ही सर्वप्रथम चौबदा तालाब से पानी पिया था। फिर स्वयं डॉक्टर साहब तथा अन्य लोगों ने जलाचमन किया। उन्हें मुर्गी पालन का शौक भी था। उनकी कोठी में मुर्गी खाना बना था, जिसमें मुर्गी मुर्गों को वे पालते थे। उन्हीं के अंडों का वे सेवन किया करते थे। उन्होंने उन सभी रुचियों को पूरा किया जिन्हें वे पूरा कर सकते थे। उनको जिन आकर्षक वस्तुओं से प्रेम था, डॉक्टर अंबेडकर से मिलना एक बोलते म्यूजियम के साक्षात्कार के समान था। उनका वार्तालाप दैदीप्यमान, आकर्षक, कठोर तथा ज्ञानवर्धक हुआ करता था। उनकी बातचीत के दौरान विविध विषयों पर चर्चाएं चलती रहती थी, जो उनके मन रूपी म्यूजियम में भरी पड़ी रहती थी। वह अपने श्रोताओं को प्राचीन काल की ओर ले जाते,
मध्यकालीन अंधकार से निकलते हुए एक ऐसे स्थान पर ले आते जहां वे दुनिया को दृष्टिगोचर कर सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर उन्हें भूतकाल की व्याख्या से परिचय देते, विभिन्न दंत कथाओं का महत्व बतलाते और फिर प्राचीन एवं आधुनिक दर्शनों, धर्मों एवं सिद्धांतों का विश्लेषण करते थे। श्रोताओं को बड़ा आनंद आता था। वे उनकी बातों से उकताते नहीं थे। आधुनिक युग के महान ऋषियों में से एक डॉक्टर अंबेडकर के साथ संपर्क स्थापित कर वे बहुत आनंदित होते थे। उनके संपर्क में सामीप्य तथा आत्मीयता थी, जिसके कारण जन साधारण भी उनसे एक बार मिलकर मुग्ध हो जाया करता था। उन्हें किताबें खरीदने एवं पढ़ने का शौक ही नहीं था, उन्हें संभाल कर रखना, व्यवस्थित रूप से पाना भी उनको प्रिय लगता था। एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, दुर्भाग्यवश यदि कोई कारिंदा उनके पुस्तकालय को कब्जे में करने आए तो वे उसे प्रथम पुस्तक छूने से पहले ही जान से मार देंगे। पुस्तकें ही उनका असली जीवन था, उन्हीं में उनके प्राण थे। सिसरो कहता था कि वह पुस्तकों के बीच रहने के लिए सबका त्याग कर देंगे। गिब्न ने कहा कि वह भारत के समस्त खजानों के बदले में भी पुस्तक प्रेम का त्याग नहीं करेंगे। मैकॉल ने इच्छा व्यक्त की कि यदि वह राजा होने के बाद पुस्तकें नहीं पढ़ सका अथवा उसे नहीं पढ़ने दिया गया तो वह राजा बनना कतई पसंद नहीं करेगा। डॉक्टर अंबेडकर की भी अपनी प्रतिज्ञा थी। जब उन्हें नेत्र रोग हुआ तब वह फूट फूट कर रोए कि कहीं उनका पुस्तक पढ़ना बंद न हो जाए। उन्होंने सोचा कि यदि उनके नेत्रों की रोशनी चली गई तो वे अपने जीवन का अंत कर लेंगे। ऐसा था उनका पुस्तक शौक। पुस्तक ही उनके साथी और मित्र थे। पुस्तकों के अभाव में उनका समस्त जीवन शून्य था। डॉक्टर अंबेडकर को केवल पुस्तक पढ़ने का शौक नहीं था, पुस्तकें लिखना भी उनके व्यक्तित्व का अंग था। जब कभी भी वे नई पुस्तक लिखते थे, उनको बहुत खुशी होती थी और जब वह अपने विचारों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित देखते थे, तब उन्हें असीम आनंद की अनुभूति होती थी। उनके मस्तिष्क से निकली एक पुस्तक की उनकी खुशी कहीं 4 बच्चों के जन्म से बढ़कर होती थी। जेफरसन ने अपने पुस्तकालय को अमेरिकी सरकार को बेच दिया था ताकि वह अपने ऋणों को चुका दें। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पुस्तकालय को सिद्धार्थ कॉलेज, बॉम्बे, जिसकी स्थापना स्वयं उन्होंने की थी, को दे दिया, जिसकी केवल उन्हें आधी कीमत मिली, जितनी की बिरला ने उन्हें देने को कहा था। बिरला ने उनके पुस्तकालय की पुस्तकों की कीमत 15 लाख रुपए आंकी थी। बिरला को उन्होंने अपने पुस्तकालय को नहीं बेचा, बल्कि अपनी ही संस्था को आधी कीमत पर बेचा, ताकि उस पुस्तकालय से उनका संपर्क बराबर बना रहे। उसके बाद जब वह श्रम मंत्री बने और 26 अलीपुर रोड दिल्ली में रहने लगे, तब भी वह निरंतर पुस्तकें खरीदते रहे। वहां पर भी बहुत बड़ा पुस्तकालय विकसित हो गया, जिसकी कीमत भी लाखों में थी। उनकी रुचियां स्वतंत्र थीं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन रूढ़िगत संस्कारों से मुक्त था। वे अपनी रुचि, बुद्धि एवं आचरण के अनुसार रूढ़िवादी संस्कारों का पूर्णतः खंडन करते थे तथा उस खोखले ब्राह्मणी आदर्श नीति को नष्ट करना चाहते थे, जिसके कारण व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र न रहकर, अपनी रुचि अनुसार काम न कर समाज की परंपराओं और संस्कारों के इशारे पर कठपुतला मात्र बनकर नाचता रहे। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि यदि मनुष्य को अपनी रुचि अनुसार धंधा या रोजगार न मिले तो आर्थिक व्यवस्था खुशहाल नहीं हो सकती। मनुष्य को रूढ़ी परंपरा, अंधविश्वास, अज्ञान एवं अशिक्षा के बंधन से मुक्त किया जाना चाहिए। उम्र के मोड़ के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर की रुचियों, आचार विचारों तथा अभ्यासों में थोड़ा सा अंतर अवश्य आया, पर परिस्थितियों के थपेड़े सहन करके भी, दलितों की सेवा में लीन रहते हुए भी वे अपने ढंग, रुचि अनुसार जिए। बनावटी रहन सहन तथा वेशभूषा में उनका विश्वास नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर का शरीर काफी स्थूल था। उन्हें घूमने फिरने तथा टहलने का शौक नहीं था और न ही किसी प्रकार के नियमित व्यायाम में उनकी रुचि थी। अमेरिका जब गए उस समय उनकी पहलवानी में रुचि थी। स्वास्थ्य के बारे में उन्हें कोई भारी चिंता नहीं थी। वास्तव में वे विद्या प्रेमी थे और पढ़ने लिखने से उन्हें फुर्सत नहीं थी। वे स्नान के बाद कच्चे खोपरे का तेल अपने सर में लगाया करते थे। वृद्धावस्था तक उनके बाल काले बने रहे, चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं पड़ पाई। व्यायाम तथा आसनों को वे अच्छा मानते थे, क्योंकि वह शरीर को स्वस्थ एवं बलिष्ठ बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब तो विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों से घिरे रहते थे। उन्हें रोटी भूख की अपेक्षा
पढ़ने लिखने की भूख इतनी अधिक थी कि वह अपने मधुमेह रोग की कतई चिंता नहीं करते थे। हर स्थिति में पुस्तक के अथाह सागर में डूबे रहना उनका बहुत बड़ा शौक था, जो जीवन पर्यंत बना रहा।